कि जैसे ओवैसी को कहा जाता है कि ओवैसी हर जगह जाते हैं, मुस्लिम वोट का डिवीजन कर देते हैं। ठीक है। आपको भी वैसे ही पेंट करते हैं, खासतौर पर बहुत- बीएसपी वाले, बहुत अच्छी कि बात देखिए है। जी ये बांट देते हैं, दलितों को बांट देते हैं, तो ये फिर गरीबों को बांट देते हैं, पिछला बहुजनों कुछ को बांट देते पिछला हैं। लोगों ने कहा चंद्रशेखर ने दलित मूवमेंट को हाईजैक कर दिया, ये तो प्लांटेड बंदा है, किसने प्लांट किया है? पति जी को मनुवादी मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाया, बहुत अच्छी बात है। राम जी ने को नहीं दिखाया, चंद्रशेखर छाया रहता है तो बड़े इससे- बड़े कॉर्पोरेट चैनलों पर। अच्छा, इससे तकलीफ क्या है? मायावती जी ने जब आप आए, उन्होंने कहा ये बीजेपी का एजेंडा है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, आपके ऊपर सीधे एलिगेशन लगाए। मायावती जी के बाद उनकी पार्टी में सेकंड लाइन लीडरशिप कौन है? आप मुझे बताओ। आप भी कहते हो कि सारे बहुजन इकट्ठे हो जाओ, जी। तो मायावती और आपके डिफरेंस क्यों दूर नहीं हो सकते? आप तो भुआ कहते हैं उनको। कैसे दूर कर सकते हैं? आजकल जो 15 फिल्म बनी, उसमें बहुत सारी कहानी है। फिल्म में ये भी दिखाया गया कि आपका इश्क होता है, फिर शादी होती है। उसमें तो क्या है, जिंदगी भी ऐसी है जैसे दिखाई गई फिल्म में? आज भी इश्क चल रहा है, लेकिन अब इश्क जो है वो मूवमेंट से। जो फिल्म में दिखाया गया वो जिंदगी में है? आपकी अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई? गवारा तिहाड़ में आप भी रहे हो, तिहाड़ में जी। कैसे देखते हैं पंजाब को, आप सिखों को, पंजाब को, अपनी पार्टी को वहाँ पर, और ये जो सारी इशू चल रहे हैं? संत जी कहते हैं कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, इसका जमीर मर जाता है, वो भी मर जाता है। बंदी सिंघों की वो सजा लगभग पूरी हो चुकी है। मेरी ये मांग है सरकार से कि जिनकी सजा पूरी होगी, जिन्होंने इनका जो अपराध और कोर्ट ने जो सजा तय कर दी और उनकी पूरी हो चुकी है, तो अब सरकार को उनको रिहा करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती और उनके पक्ष में कोई भी मूवमेंट होती है तो मैं उसके समर्थन में जाऊंगा। शिक्षा पर बहुत डॉक्टर साहब ने कहा शिक्षित हो, सबसे पहले शिक्षित हो, लड़ो। आपको लगता है ये और कॉम्प्लेक्स हो गया जब से हमारी सोसाइटी डेवलप हुई है, शिक्षित हुई है, समाज और जातिवादी हो गया? जब 1% लोगों पे 40% वेल्थ होगी, यानी कि आर्थिक गैर बराबरी होगी, एक तरफ लोग पे खाने को रोटी नहीं है और एक तरफ लोग जो हैं दोनों हाथ पे लुटा रहे हैं। हमें अछूत कह के अपने इस व्यवस्था से हमें बाहर कर दिया, सारे अधिकार हमारे चिल्ले वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया बांटने के लिए बनाया गया। हमने चीज़ों को समझा कि पुरानी मूवमेंट में क्या गलती है और दुश्मन क्या चाहता है। जो दुश्मन चाहता है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन जिस चीज़ से हम लोग ताकतवर होंगे वो हम कर रहे हैं। अंतरजातीय विवाह जो अपर कास्ट करते हैं वो तो उसका बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे सामने। हम ये देख रहे हैं कास्ट का क्वेश्चन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि चाहे वो अनुसूचित जाति हैं, बहुजन सारे समाज में, जहाँ पछड़े हैं, उनमें भी जो कास्टर्स हैं, यहाँ पर वहाँ अंतरजातीय मैरिज की जब बात आती है, कुछ भी इस तरह की बात आती है, वो भी एक दूसरे में वो कहता है मैं इसमें नहीं करूँगा, ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से छोटा है, वो करे ये मेरे से बड़ा है, ये मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे छोटा हूँ। ये व्यवस्था अच्छी तो नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये नीचे भी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई बात। नहीं, नास्तिक हैं आप? मेरा विश्वास लाखों माओं के बहनों के प्यार आशीर्वाद में। किसी शक्ति पर नहीं है। हाँ, किसी शक्ति पे नहीं, ये कड़वा सकते हैं, क्योंकि जो कुछ मिलेगा संघर्ष से मिलेगा। डॉक्टर साहब जब धर्म परिवर्तन करते हैं, नागपुर में बड़ा सम्मेलन होता है, उसके बाद पूरे देश में एक मूवमेंट चलती है, बहुत सारे लोग बौद्ध हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा यहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, मरूंगा यहाँ नहीं, आपको लगता हमें है ये अभी समझना भी चाहिए। बौद्ध मगर हो रहे हैं? अगर अभी हो रहे हैं लोग? हाँ, हो रहे हैं, बड़ी चर्चा चल रही है, प्रतिज्ञा ली जा रही, 22 प्रतिज्ञा। उससे पहले उनका प्रयास था सिक्की में भी। हाँ, सिक्की में ही प्रयास था। उन्होंने लंबे समय तक प्रयास किया, लेकिन उस समय के जो षड्यंत्र उनके खिलाफ है उस वजह से वो सिक्की एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अच्छा, आपको लगता है अच्छा होता अगर वो सिख होते? अब बाबा साहब मुझसे ज़्यादा समझदार, उनके पास मुझसे ज़्यादा डिग्री थी, उनके पास मुझसे ज़्यादा अनुभव था। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था हर राजनीतिक क्रांति सामाजिक क्रांति से होके गुजरनी चाहिए, पर नेहरू से लेकर मोदी तक दलितों के लिए देश में कुछ नहीं बदला। इस पर बहुत ज्यादा लिखा गया, फिल्में बनी, एक आर्टिकल 15 फिल्म बनी जिसमें एक किरदार थे जिनका जिक्र अक्सर पॉलिटिक्स में होता है। चंद्रशेखर रावण हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे दलित पॉलिटिक्स के बारे में, आंदोलनों के बारे में, इंडिया के अगले फ्यूचर के बारे में। स्वागत है जी बहुत बहुत आपका। जय भीम। जय भीम।
पहला सवाल मेरा यही कि जब आप शुरू होते हैं और यहाँ पर खड़े हैं, चंद्रशेखर ने क्या पाया और क्या गवाया? जब उसकी कौम ने क्या पाया और क्या गवाया? दो बड़े सवाल हैं, क्या पाया और क्या गवाया। पाने पे अभी चर्चा करना आसान नहीं है, क्योंकि अभी आंदोलन बढ़ रहा है। अभी आंदोलन अपनी दिशा की तरफ जारी। तो पाने पे चर्चा तो से बेहतर है कि खोने पे। पिछले 8-10 सालों में हमारे आंदोलन से पहले, जब मान्यवर काशीराम साहब 2006 में इस दुनिया से चले गए, तो एक शून्य हुआ राजनीति में। सामाजिक आंदोलन में फिर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में शून्य हुआ। एक बार अवसर मिला है 2007 में पिछले आंदोलन को, क्योंकि 2012 के बाद वो लगातार डाउन गया। तो खोया ये है कि जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए थे, ना हम उनका प्रयोग कर पा रहे हैं, लगभग वो समाप्त होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग आगे बढ़े, थोड़े बहुत अवसर पैदा हुए। आपको लगता है समाज आपके साथ खड़ा हुआ है? क्योंकि आप चुनाव लड़े 2022 में भी, है ना, गोरखपुर से जाके लड़े और आप चुनाव, आपकी जमानत भी जब्त हो गई, ऐसा क्यों? देखिए, ये समाज जो है लंबे समय तक ठगा गया। इसमें विश्वास बनाना एक कठिन काम, और ये एक प्रक्रिया के साथ होता है, एकदम नहीं होता। ये इतना भोला समाज है, जब किसी के से चिपक जाता है तो फिर छुड़ाई से नहीं छूटता, और जब किसी को छोड़ देता है तो फिर कितनी ही मिन्नतें करो तब साथ नहीं आता। मैं जिनको नेता मानता हूँ, मान्यवर काशीराम, उन्होंने जब शुरू किया और पहली बार चुनाव लड़े, तो किसी सीट पे 400, किसी सीट पे 500 वोट मिले। दिल्ली में जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ाया मुंबई से आने के बाद, नगर पालिका इसका एमसीडी का इलेक्शन, तो 25 के करीब लोग लड़ाए थे, सभी की जमानत जब्त हुई। मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है, मैं तो उनके जो वो लिटरेचर उनका है, जो संघर्ष उनका है, बाबा साहब का हो या मानवर काशीराम साहब का हो या ज्योतिबा फूले का हो या साहू जी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह, जो तमाम जो गुरु संत गुरु हैं, मैं उन्हीं के संघर्ष से सीख के कर रहा हूँ। मेरे पीछे कोई विरासत नहीं छोड़ के गए वो। जो विरासत उनकी है उस पर कुछ दूसरे लोगों का कब्जा है। तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, यहाँ बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनकी जमानत जब्त हुई। मेरी भी हुई, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी जमानत जब्त हुई। क्योंकि जब आदमी गिरता है तो उसको, उसके पास दो रास्ते हैं, एक तो वो संभल जाए और दूसरा वो हार जाए। तो मैं गिरा, मगर गिर के हारा नहीं, दोबारा से खड़ा हुआ। फिर एक इलेक्शन आया उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में पंचायत का, वो लड़ाया, 4 सीटें जीती भी, लेकिन सरकार के लोगों ने जबरन हरा दिया। मुकदमे भी दर्ज हुए, विरोध भी हुआ। तो लगातार चल रहा हूँ, उसके बाद घर नहीं बैठा। और क्योंकि चुनाव अंतिम नहीं है। पर आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ लोगों के पास विरासत आ गई, या मेरे पास तो कुछ नहीं था, लोगों ने कहा चंद्रशेखर ने दलित मूवमेंट को हाईजैक कर लिया, ये तो प्लांटेड बंदा है। किसने प्लांट किया ऐसे? हाईजैक नहीं है। देखो, दलित मैं बात पूरे बहुजन की करता हूँ, लेकिन आप दलित पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे इस पे चर्चा कर रहा हूँ। हमें मानवर काशीराम साहब का आंदोलन बहुजन सिखाता है, दलित, पिछड़े, आदिवासी और जो अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान। लेकिन आप एक पर्टिकुलर इशू पे बात कर रहे हैं और मैं फिर उस पर जवाब देते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं। दलित अभी भी इस देश में स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। जो अत्याचार उसके खिलाफ होते हैं, उनके विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। अभी वो पावर की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मानवर काशीराम साहब उसको काफी हद तक तैयार करके गए, लेकिन जिनके भरोसे वो रहा, उन्होंने उसको ठग लिया। आज भी सुबह जब दलित उठता है, देश उठता है, इधर दलित भी उठता है, तो वो अखबार भी अगर आप देखोगे तो उसको तमाचे पे तमाचे पड़ते हैं। कहीं उसकी बच्ची के साथ रेप हो गया है, कहीं उसकी जमीन छीन ली है, कहीं उसकी मूछें रखने पे जो उसकी हत्या हो गई, मट्टी की छूने पे जो है पानी की उसकी हत्या हो गई है, कहीं घोड़ी पे बैठने पे उसके साथ अन्याय हो गया है, कहीं कोई उसके बाल नहीं काट रहा है। तो वो इन सब समस्याओं को वो उसने अपने ऊपर हावी कर लिया। तो अभी मैंने हाईजैक नहीं किया, आज हम उनके बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं।
नहीं, मायावती जी ने जब आप आए उन्होंने कहा ये बीजेपी का एजेंट है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, आपके ऊपर सीधे एलिगेशन लगाए। अच्छा, और मैं दलित मूवमेंट से जुड़े जो मायावती से जुड़े लोग हैं वो आपको सीधा कटहरे में खड़ा कर देते हैं। उनसे जब बात होती है कि ये कहाँ से चंद्रशेखर कैसे पैदा हो गया, हमें तो कभी मीडिया ने दिखाया नहीं। ये चंद्रशेखर को इतना मीडिया क्यों दिखा रहा है, ये मन्नुवादी मीडिया उसको इतना क्यों पेश कर रहा है? दो चीजें हैं। पहले एक चीज पे बात कर लेते हैं, जो आपने कहा कि मायावती जी क्या कह रही हैं। तो मैं मायावती जी के बाद उनकी पार्टी में सेकंड लाइन लीडरशिप कौन है, आप मुझे बताओ, फिर मैं अपना जवाब आपको दूंगा। आप एक जर्नलिस्ट हैं, सबसे आपकी क्लोज नजर, मिश्रा जी हैं, उनके उसके बिना तो कोई क्या कोई एक गरीब दलित का बेटा उन्होंने बना के खड़ा किया है? उन्होंने तो वादा किया, देखो वो कितना झूठ बोलती है। उन्होंने वादा किया कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो दलित समाज से होगा, लेकिन मेरे परिवार से नहीं होगा। आज उनका पूरी पार्टी उनके परिवार के आसपास घूमते नजर आ रही है। भतीजा। उनके जितने भी काम करने वाले लोग जो काशीराम आंदोलन में जुड़े रहे, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने जूते गिरे, जिन्होंने मार खाई झंडा लगाने पे, झंडा ढोने पे, जिन्होंने दीवारें लिखी, आज वो लोग कहाँ हैं, कहाँ गायब हो गए? जिसका भी नाम आता है उसको बहन जी बाहर निकाल देती है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे एजेंट कहा, लेकिन मैं ये बात रखना चाहता हूं। आप ये बताओ, क्या मैंने बीजेपी के साथ कोई अलायंस किया? जबकि मायावती जी के नेतृत्व में 3-3 बार बीजेपी से अलायंस हुआ। क्या मैं नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगने के लिए गुजरात गया, वो भी दंगे के बाद, जब माइनॉरिटी के लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ? मैं तो नहीं गया। वो दूसरी पार्टी का एजेंट मुझे बताती है। 10 साल सेंटर की सरकार उनके समर्थन चली, कांग्रेस की, दिल्ली की सरकार। राजस्थान में उनकी सरकार बनी बीएसपी की मदद से, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनी बीएसपी की मदद से। मैं कैसे एजेंट हूं? पर अगर अपने लोगों की, जैसे ओवैसी को देखा जाता है वैसे आपको पेंट किया जाता है कि जैसे ओवैसी को अभी कहते हैं आगे मोदी बढ़ते को फायदा होता हैं, अभी आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, उसके बाद आते हैं, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो मैं लगातार, जब से मुझे लोगों ने जाना तब से मैं लड़ रहा हूँ। उससे पहले भी मैं अपनी पाठशालाएं चला रहा था, लगातार चला रहा था। मेरी हजारों पाठशालाएं बंद कराई गई जब मुझे जरूरत थी उन नेताओं की, जिन वास्तविकता में, जैसे एक आम जनता में जिनकी जरूरत होती, जब उनके साथ कोई अन्याय हो, तब वो नेता मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे। कोई एक आरोप कहीं सिद्ध नहीं होता है, लेकिन ये क्यों कहा जा रहा है मेरे खिलाफ? क्योंकि जिससे कि जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, जो इस आंदोलन में, विचार का आंदोलन जो है, बाबा साहब अम्बेडकर माननीय काशीराम साहब का, फूले साहब का, जो इसमें आस्था रखते हैं, उनको किस तरह से भ्रमित किया जाए, ये एक षड्यंत्र है। अब वो भी अपना दल चला रही है, हम भी अपना दल चला रहे हैं। अब जनता पे विकल्प है, जो अच्छा काम कर रहा हो, जो सही रास्ते पे हो, महापुरुषों के विचार पे हो, जनता उसके साथ खड़ी हो। ये कहा जाता है ना कि जैसे आप भी कहते हो कि सारे बहुजन इकट्ठे हो जाओ जी, तो मायावती और आपके डिफरेंस क्यों दूर नहीं हो सकते? आप तो भुआ कहते हैं उनको, कैसे दूर कर सकते हैं? आप जैसे और आप मैं कह रहे हो बैठे कि और लोग सारे इकट्ठे हुए, आप और मैं बैठे, हम लोग बातचीत करते हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना आप। उनका समाजवादी से अलायंस हुआ, आज उनके लोग वो, और जैसे ही मैं समाजवादी के करीब उनसे बातचीत करता नजर आता हूं, तो वो उनके लोग बड़े पैमाने पर, उनके नेता भाषण देते हैं कि ये पार्टी आरक्षण विरोधी है, प्रमोशन विरोधी है। मगर अगर कभी वो कहते हैं कि इन्होंने जो है, जब मैं जैन जी के साथ नजर आता हूं, तो देखिए वो उनके लोग कहते हैं कि गांव में हमें परेशानी होती है, इस समाज के लोग करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, 2019 में मायावती जब उन्होंने उन्हीं दलों से गठबंधन किया, तब कोई परेशानी क्यों नहीं आई? मैं तो वही कर रहा हूँ जो बहन जी पहले दोहरा चुकी। मैं बहुजन समाज को एकजुट करना चाहता हूँ। बढ़ता है, मतलब ये मैं जो कह रहा था कि जैसे ओवैसी को कहा जाता है कि ओवैसी हर जगह जाते हैं, मुस्लिम वोट का डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, आपको भी वैसे ही पेंट करते हैं, खासतौर पर बीएसपी वाले, बहुत अच्छी कि देखिए जी ये बांट देते हैं, दलितों को बांट देते हैं, तो ये गरीबों को बांट देते हैं, पिछला कुछ डाटा होगा आपके पास? जैसे अभी मैं तो नहीं लड़ा हिमाचल में, तो बसपा को कितना वोट आया? मैं तो नहीं लड़ा, तो इसका मतलब वहां का बहुजन इनको ही वोट दे रहा हो, कमजोर तबका, दलित भी और सब चीजें। तो वहां तो इनको 0.38% वोट आया। मैं तो गुजरात में लड़ा, वहां इनको 0.50 करीब वोट आया। ये दोनों स्टेट में तो मैंने जाके बांटा नहीं किसी को। तो इसका मतलब बाकी लोग तो इनको ही वोट दे रहे होंगे। इनकी वहां समाज की आप चेक करोगे ना, गुजरात में 18-20% शेड्यूल कास्ट है। आप हिमाचल में चेक करोगे, इतना ही शेड्यूल कास्ट है, और इनको वोट मिला 1% से भी कम। यानी कि वो लोग इनमें आस्था नहीं रखते हैं, इन पे भरोसा नहीं करते। अब मैं एक और चीज पे आता हूँ, इस पे भी मैं बात करूंगा, जो आप कह रहे हैं कि लोग क्या कहते हैं। मैं लोगों की थोड़ा सुनूंगा, मेरे पास सुनने के लिए अपने महापुरुष है, मैं उनकी सुनता हूँ, और जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी सुनते। आज भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के बैनर पे लाखों लोग काम कर रहे हैं। ये संविधान का भी अपमान है इस तरह की बातें करना। भाई आज जनता विकल्प है, वो विकल्प मिला है। आप पहले मजबूर थे
कि भाई चाहे वो अच्छा प्रत्याशी भेजे, बुरा भेजे, चोर भेजे, डकैत भेजे, लुटेरा भेजे, रेपिस्ट भेजे, उसको वोट करनी थी। अब लोगों पे चुनने के लिए ऑप्शंस है और इससे कंपटीशन बढ़ा है। जो लोग कभी कभी कहीं नहीं जाते थे घटनाओं पे, आज वो जाते हैं, आज वो बात रखते हैं, आज वो तमाम तरह की चर्चा करते हैं। आपने कहा मीडिया मुझे बहुत दिखाता है, वो कहते हैं, बीएसपी वाले कहते हैं कि मायावती जी को मनुवादी मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाया, बहुत अच्छी बात है। राम जी ने नहीं दिखाया, चंद्रशेखर छाया रहता है तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट चैनलों पर। अच्छा, इससे तकलीफ क्या है? मेरा कोई ट्वीट शायद मीडिया ना दिखाए, जब कोई शेड्यूल दलित समाज का इश्यू होता है या कोई किसानों का इश्यू, जब मैं संघर्ष करता हूँ सड़क पे आगे, तब वो दिखाते हैं। लेकिन उनके तो हर एक ट्वीट दिखाती है मीडिया। आप उनके कोई ट्वीट एक देख लो जिसकी खबर ना बनती हो। और मैं कह रहा हूँ ये स्पेस मैंने बनाया है ना अपनी मेहनत से। आज अगर मैं नेशनल उस पर पहचान रखता हूँ या टाइम्स मैगजीन में मुझे अवसर मिलता है, तो ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया ना। हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो खून पसीना लगा, जेलें काटी, मुसीबत, उसकी वजह से वो किया ना। एक गरीब का बेटा जब आगे बढ़ा तो लोग चुप रहा है ना। मैं ये कह रहा हूँ आप पे तो इतने साधन है, आपकी पार्टी क्यों कामयाब नहीं हो रही है? क्यों आप उत्तर प्रदेश में एक सीट पे आ गए? क्या बीएसपी का बदल आपकी पार्टी आजाद समाज पार्टी होगी? सच जानना चाहते हो ना, तो मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता। वैसे मैं पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। कारण है, जब मैं आपसे बैठ के उनको डिस्कशन कर रहा हूँ ना, तो वो इस चीज को ये करेंगे कि देखो हमारी बुराई कर रहे हैं, और किसी की बुराई करके मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ना हमारा आंदोलन आगे बढ़ सकता। हम तो लोगों को जोड़ रहे हैं। पहले हम बहुजन समाज बना रहे हैं, कमजोर तबका जिनको नकार देगा। आज जिनके अधिकारों को बीजेपी की सरकार, जो आरएसएस की, वो डकारना चाहती है, लूटना चाहती है। क्या बहुजन राजनीति का अगला सेंटर आजाद समाज पार्टी होगी? क्या आप उसका केंद्र बिंदु होंगे? मैं अपने मुंह से आपकी पार्टी होगी? हाँ, मैं बिल्कुल कह दूं, विचारों के आधार पे सबसे बड़ा केंद्र आजाद समाज पार्टी होगी। इस बात को आप नोटिस कर लो। लेकिन हम अभी मेहनत बहुत बाकी है। मैं अपने सभी साथियों से अपील करता रहता हूँ लगातार कि जाके गांव में काम करो, लोगों को समझाओ, लोगों को जोड़ो। क्योंकि देखो हमारे लोग इतने भोले हैं कि जो बीजेपी इनको नुकसान पहुंचा रही है, इनके हक अधिकार छीन रही, इनका आरक्षण छीन रही है, हाथरस जैसी घटना में न्याय नहीं देती, उन्नाव जैसी घटना में न्याय नहीं देती, सहारनपुर में इतना बड़ा अत्याचार होता है, लोगों को जिनके साथ अत्याचार हो उनको ही जेल भेजने का काम करती। हमारे लोग कभी कभी उनके पास भी खड़े हुए नजर आते हैं, तो हमारे लोग सीधे, हम उनको अभी समझा रहे हैं। जैसे आज मतदाता दिवस, अगर हमारे लोगों ने अपनी वोट की वैल्यू समझी होती और अपने महापुरुषों के जो नारे हैं, उन्होंने कहा वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, अगर इस बात को हमारे लोगों ने समझ लिया होता, और अगर ये पिछला आंदोलन सबको यूनाइट रखने में कामयाब हो गया होता, तो शायद मेरे जैसे लोगों के लिए स्पेस नहीं होता। उन्होंने काम करना बंद किया। एक झूठ आप भी बोल रहे हैं, आपको भी इसमें सुधार करना चाहिए। मेरे आंदोलन से पहले एक पार्टी बनी है, उसकी पंजाब में भी सरकार बन गई है, उसकी दिल्ली में भी सरकार बन गई है, वो गुजरात में भी उन्होंने 12-13% वोट लिया। बहुजनों का वोट इस देश में 85% है, और जिनके जो इस लंबे समय राजनीति कर रहे हैं उनका 15% वोट है। उनकी 3-3, 4-4 राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी बीजेपी है, उनकी कांग्रेस है, उनकी लेफ्ट है, अब ये जो नई पार्टी आ गई आम आदमी पार्टी, ये उनकी पार्टी है। उनके लोग नहीं रोते हैं कि भाई हमारा वोट बट रहा है, हमारा वोट बट रहा है, और हमारे लोग जिनका 85% वोट है वो रो रहे हैं कि हमारा वोट जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो हमारी सोच कमजोर हो गई। जब बटा हुआ था सब कुछ, जब मैंने अपने आंदोलन शुरू किया भीम आर्मी का, तब हमारे 1200 कुछ संगठन रजिस्टर्ड थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रजिस्टर्ड थे। लेकिन रजिस्टर्ड करके वो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा? बीजेपी आज हमारे अधिकार छीन रही है, और जो दल जिनको लड़ाई लड़नी चाहिए बीजेपी के खिलाफ, वो नहीं लड़ रहे हैं। तो जनता, अगर ये लड़ाई भी आप सोचो मैं लीड कर रहा हूँ, जो लड़ाई मुझे लड़नी चाहिए, अगर वो आम गांव में रहने वाले कमजोर व्यक्ति को, दलित समाज के व्यक्ति को या माइनॉरिटी के व्यक्ति को लड़नी पड़ रही है, तो फिर मेरा क्या फायदा? फिर मेरी क्या जरूरत है उनको? अगर वो लड़ाई वो खुद लड़ रहा है, अगर न्याय के लिए उसको धरना देना पड़ रहा है, तो फिर मेरी क्या जरूरत है? तो नेता का काम होता है कि वो समाज के सुख दुख में साथ रहे, समाज की लड़ाई को लड़े, और जो वो दूर से भी देख रहे कि कहाँ से ज्यादा नुकसान होने वाला है, कौन कर रहा है, और वो उसके लिए समाज को तैयार करे। कौन का तैयार कर रहा है? ये तैयार करने का हम कर रहे हैं। इस देश में जब किसानों के साथ अन्याय हुआ, आप बताओ कोई नेता गया क्या? किसानों के आंदोलन में हम खड़े थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के। हमारे लोग जेल गए गाजियाबाद में, हमारे लोग बॉर्डर पे गए, हमारे लोगों ने उस प्रोटेस्ट में पूरी जो है दमखम से हिस्सेदारी की। जब उन्होंने भारत बंद बुलाया, तो हम लोगों ने भारत बंद में शामिल हुए। हम लोग जब यहाँ सीएए एनपीआर एनआरसी का मुस्लिम भाइयों के खिलाफ जब वो आया, जबकि वो था बहुत पूरे कमजोर वर्ग के खिलाफ, एक नेता नहीं गया, सब लोग डर रहे थे अपने वोट का नफा नुकसान, तब मैं जाके लड़ा। तो मैं तो इन लोगों को जोड़ रहा हूँ। आज जब मजदूरों की लड़ाई की बात आती है, जब कहीं किसी फैक्ट्री में अन्याय होता है, किसी के साथ
कोई दुर्घटना हो जाती है, वो सबसे पहले भीम आर्मी को याद करता है। आज गांव देहात में अगर कोई ताकतवर सामंतवादी व्यक्ति किसी गरीब की जमीन, जोरू या उसके धन के बारे में उसको लूटने की सोचता है या उसको परेशान करने की, तो करने वाले के दिमाग में भी ये है कि चंद्रशेखर आके लड़ेगा इनकी तरफ से। आज एक विश्वास पैदा हुआ, वो काम से पैदा हुआ है। क्या आपको क्या लगता है, जो जब आपने बनाई भीम आर्मी, जो तब रिस्पांस था, उसके बाद जैसा रिस्पांस मिलना चाहिए था वैसा मिला? क्योंकि लगता है वैसा नहीं मिला जिस तरह का रिस्पांस आपको ओपनिंग में था। देखो, मैंने कुछ चीजों में बदलाव किया है, धीरे धीरे हम चीजों को सीख रहे हैं। जो नौजवान, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, आप फायदा भी पूछ रहे थे ना, सबसे शुरू में सवाल आप कहे थे, एक फायदा सबसे बड़ा ये हुआ जो सब लोग नहीं कर पाए। जो नौजवान कैडर की कमी के कारण या अपने महापुरुषों के आंदोलन के में स्पेस ना मिलने कारण, प्लेटफॉर्म ना मिलने कारण, कहीं विश्व हिंदी परिषद, कहीं बजरंग दल, कहीं हिंदू युवा वाहिनी या किसी और संगठन में, वो संगठन जो उनका यूज करके उनको लड़ा के और उनको जो है कमजोर कर रहा था या उन्हीं के खिलाफ जो है उनके अधिकारों के खिलाफ साजिश कर रहा था, वो वहां से निकल आए। आज आप देखो, यूथ में अपने महापुरुषों के प्रति या उनके आंदोलन के प्रति जानकारी है और आज वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। आज एक चंद्रशेखर को हर जगह जाने की जरूरत नहीं है। हमने लीडरशिप डेवलप की, हमने राजस्थान में भी लीडरशिप बनाई, हमने पंजाब में भी बनाई, हमने हरियाणा में भी बनाई, हमने यूपी में बनाई, उत्तराखंड में बनाई, हमने यहाँ तक बंगाल में, अभी मैं तेलंगाना से लौटा, तेलंगाना में, कर्नाटका में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र से लौटा, महाराष्ट्र में हमने बड़े पैमाने पे लीडरशिप डेवलप की है और हमने अपनी मेहनत से इतना काम किया है कि आज शासन प्रशासन के लोग भीम आर्मी को पहचानते हैं। जहां जिस काम के लिए लोग करोड़ों रुपए की जो है एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वहां भीम आर्मी के संघर्ष से भीम आर्मी पहचान, मजबूरी में जिनको आप मनुवादी मीडिया कह रहे हैं, उनको भी हमारी खबर दिखानी पड़ती है। हम काम इतना अच्छा करते हैं। मैं एक बार गया राजस्थान, 4 दिन तक सीएचए की भर्ती हुई थी वहां, लेकिन कोरोना के बाद उनको निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा के सेवा की। मैं उनकी लड़ाई आंदोलन में शामिल होने गया, वहां की सरकार ने, कांग्रेस की, मुझे 4 दिन जेल में भेज दिया। अब आप बताओ, जिनकी लड़ाई में लड़ने गया और इतना बड़ा संगठन है, और जब हमारे लोग उसके विरोध में सड़कों पे आएंगे तो खबर नहीं बनेगी क्या? और अगर हमने अपनी मेहनत से मजबूर कर दिया इस देश के मनुवादी मीडिया को, चाहे वो हमारी छोटी सी खबर दिखाए, तो इसके लिए तो खुश होना चाहिए। आपको दुख होता है जब ये कहते हैं ये बीजेपी का एजेंट है, ये एजेंसियों का बंदा है, इससे फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो आपको दुख होता है? आपकी लोग कहते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, मैं उनको कैसे अपने लोग कहूँ जो इस विचारधारा के प्रति, आपके समाज से तो हैं वो। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा तो पूरा बहुजन समाज है। देखो, कुछ लोगों की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, उनकी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो कैसे सीखेंगी अगर वो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, दुख होता है, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि हमारा आंदोलन आगे बढ़ रहा है। और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, कल आने वाले समय में जिस समाज की बात आप कर रहे हो, जब धीरे धीरे हमारा आंदोलन ताकतवर होगा और इससे और बड़े पैमाने पर लोगों का भला होगा, तो आप देखना यही लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। दुख इस बात से होता है कि वो अपने निजी स्वार्थ में हमारे आंदोलन को और उस आंदोलन में काम करने वाले लाखों लोगों को बुरा कह रहे हैं, जिसका अधिकार उनको कोई नहीं देता। आर्टिकल जो 15 फिल्म बनी, उसमें बहुत सारी कहानी है जी, उस कहानी के तब भी आप चर्चा में है बहुत, पूरे देश के जो नौजवानों ने जाना, नए लोगों ने जाना, बिल्कुल एलीट सर्कल ने जाना, उस ना वो रिलेट किया कि चंद्रशेखर उस फिल्म में भीम आर्मी का एक मेटाफरिकली जिक्र हो रहा है। वो कहानी कितनी आपके मतलब पास है? आपसे बात हुई थी तब ये फिल्म बनी या ऐसे ही बनाई उन्होंने? देखिए, मुझसे बात हुई उनकी, मगर मैंने उनको मना कर दिया। जो लोग जिनका पूरी फिल्म ही आप पर बनाना, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, उनको और दर्द हो जाता पेट में कि आज एक गरीब दलित नौजवान पे मूवी क्यों बन रही है, इस पे तो किसी और का कब्जा है, और अगर बननी भी चाहिए तो उनके उत्तराधिकारियों पे या पैसे वालों पे बननी चाहिए, तो उस पे क्यों बन रही है? वो बनी संघर्ष की वजह से। मैंने 16 महीने जेल काटी एक बार में, और 6x10 की एक कोठरी में 16 महीने अन्याय सहा, खून के आंसू रोए मेरे लोग, मेरे साथियों को पीटा गया, करंट लगाया गया, मैंने तमाम तरह के जुल्म सहे, बीमार होने पे 8 महीने दवाई नहीं कराई गई, परिवार से मिलने को रोक दिया गया। 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, मैं 8 दिन तक भूख हड़ताल पे रहा। मैंने जान को हथेली पे रख के इस लड़ाई को लड़ा। तो उनकी मजबूरी हुआ
क्योंकि ऑडियंस बड़े पैमाने पे हमारे साथ है, तो उनको लगता है कि अगर इनकी बात होगी तो ऑडियंस देखेगी। वो जो मूवी बनी उसमें बहुत सारा हिस्सा जो है हमारे संघर्ष पे दिखाया गया, और बहुत सारा हिस्सा क्योंकि मैंने उनको मना किया इसलिए उन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया, लेकिन कुछ किस्से उसके सच्चे हैं। जैसे आज क्या क्या जो आपकी जिंदगी से पूरा जुड़ा हुआ है? आज जो भी अपने समुदाय के लिए ईमानदार से लड़ेगा उसको मरना पड़ेगा, और कुछ नेता उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाएंगे जैसे आप अभी जिनका आरोपों का मुझसे जिक्र कर रहे हैं, कहेंगे ये तो नौजवान है, ये तो हिंसा करते हैं, तो ये करते, ये सहने पड़ेंगे अगर आप अपने लोग हितों की रक्षा करोगे। मैं पढ़ा लिखा वकील हूँ और मुझे पता है वायलेंस में और सेल्फ डिफेंस में क्या फर्क है। एक मूवी आई जय भीम, उसमें जो अन्याय हुआ आदिवासियों के साथ वो सच है। इस अन्याय का इतना अन्याय होने के बाद झूठा उसमें दिखाया गया कि चोरी कोई करता है और जबरन किसी पे चोरी थोपने के लिए उसको मजबूर किया जाता, पीटा जाता, उसकी पत्नी को, उसकी बहन को, और नंगा करके जो अन्याय किया जाता है उसके पति के सामने, उसके भाई के सामने, उस दर्द को मैं रोज सहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे भारत में हमारे लोग साथ हो रहा है, चाहे वो आदिवासियों के साथ हो, मुसलमानों के साथ हो, सिखों के साथ हो, बुद्धिस्टों के साथ हो, ईसाइयों के साथ हो, या दलितों या पिछड़ों के साथ, ये हो रहा है। और मैं इसको दिल से जो है आत्मसात करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सगी बहन के साथ हुआ, मेरे सगे भाई के साथ हुआ, मेरे सगे बाबा के साथ हुआ। मैंने इस आंदोलन को दिल से माना है, ये आंदोलन मेरी नसों में बहता है, और मैं फिर कह रहा हूँ समय सबको जवाब देगा, समय बहुत बलशाली। अच्छा, उस फिल्म में ये भी दिखाया गया कि आपका इश्क होता है, फिर शादी होती है उसमें तो क्या जिंदगी भी ऐसी है जैसी दिखाई गई फिल्म में? एक लड़की है, उससे इश्क चल रहा है, आपका मूवमेंट भी चल रही है आज भी, और इश्क भी चल रहा है। आज भी इश्क चल रहा है लेकिन अब इश्क जो है वो मूवमेंट्स है, जो हमारा आंदोलन है। और अगर, क्योंकि जब इश्क करता है ना आदमी किसी से, तो उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहता है और किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब मैंने जो इश्क किया है, मोहब्बत की है, वो बहुजन मूवमेंट से की है। इसीलिए मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, और इसीलिए टकराने से पहले नहीं सोचता कि ये पूरी आरएसएस और भाजपा ये मुझे कब निकल जाएगी। मेरे पास ऊपर इतने मुकदमे इसी सरकारों ने किया जिनका एजेंट मुझे बताया जाता है। इन्हीं लोगों की वजह से मैंने दिल्ली में तिहाड़ 2-2 बार काटी, निर्दोष होते हुए। तो मैं ये कह रहा था कि जो फिल्म में दिखाया गया वो जिंदगी में है। आपकी अरेंज मैरिज हुई या लव मैरिज हुई? आपका लव था? अरेंज ही, मेरे फादर का कमिटमेंट, फिल्म में थोड़ा वो दिखाया गया है। मेरे फादर का कमिटमेंट है और मैंने उसे पूरा किया है। एक अच्छा बेटा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी, और मैं एक अच्छा बेटा हूँ, जो है मेरी जिम्मेदारी है, मैं उनको हमेशा उन जिम्मेदारियों के साथ खड़ा रहा। लेकिन कुछ दिनों से मैंने ये तय कर लिया कि उससे भी बड़ी जिम्मेदारी मेरे सामने समाज। अक्सर मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरे और रिलेटिव को ये शिकायत रहती कि मैं उनका फोन नहीं उठाता और उनके से मिलने नहीं आता, मगर मैं उनको एक ही बात समझाता हूँ कि आपके पास और विकल्प हैं। मैं नहीं उठाऊंगा तो छोटे वाला भाई उठा लेगा, मुझसे बड़े वाला भाई उठा लेगा, या वो लोग मिल लेंगे, लेकिन मेरे पास अभी कोई विकल्प नहीं। मैं इस आंदोलन, क्योंकि आज देश के संविधान पे खतरा है। आज जो कहा गया था, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि पूंजीवाद का और ब्राह्मणवाद का एक ऐसा गठजोड़ होगा जो देश की जनता को पीस देगा। आज वो हालात है देश के अंदर, 1% लोगों पे 40% वेल्थ है देश की, बिल्कुल 10% लोगों पे देश की 90% वेल्थ है, और 90% लोगों पे 10% वेल्थ है। और उस 10% में आप सोचो कि वो एक दूसरे की का गिराया झूठन कच्चा पक्का खा के, आज भी लाखों लोग जो है बिना छत के सोते हैं इस भयंकर सर्दी में, हार्ड कपकाते सर्दी में। और इसी भारत में हजारों लोग जो हैं वो भूखे भी सोते हैं, और सरकार बड़े दावे करती है, और आज भी लोगों के पास अच्छे पहनने कपड़े भी नहीं। और मैं एक और सच कहूं आपसे कि आज भी लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं। 70 साल की इस डेमोक्रेसी में हमें ये मिला है, इसलिए मेरे जैसे लोग को आना जरूरी है कि जो मूलभूत सुविधाएं कम से कम इंसानों को जो मिलनी चाहिए वो तो मिले उन लोगों को। अगर आज भी उन पे सुविधाएं नहीं है तो फिर इस डेमोक्रेसी ने हमें दिया क्या है? डॉक्टर साहब ने एक किताब लिखी, अनहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें कहा गया कि जैसे डॉक्टर साहब को भी बहुत सारे जो उनके विरोधी हैं वो पेंट करते थे, उस टाइम भी करते थे, बाद में भी करते रहे, कि जातिवाद के नाम पर क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब तो कहते थे सब कुछ ही किस लाइन में आना चाहिए। जो उन्होंने पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा डॉक्टर साहब को सबको पता है कि उनका विजन कितना बड़ा था। आपको लगता है ये और कम्प्लेक्स हो गया जब से हमारी सोसाइटी डेवलप हुई है, शिक्षित हुई है, समाज और जातिवादी हो गया है? 2 चीजें,
मैं पहली चीज में भी इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए और उनको अधिकार मिले इसके लड़ रहे थे, तो लोग उनको अंग्रेजों का एजेंट कहते थे। जब मान्यवर काशीराम साहब आए और उन्होंने इन वर्गों को जगाने का काम किया, उनकी वोट की वैल्यू समझाने का काम किया, तो लोग उन्हें सीआई का एजेंट कहते थे। आज जो चंद्रशेखर इनको कह रहा है कि संगठित हो जाओ और आओ मिलकर लड़ो, उनको पता नहीं किस किस का एजेंट कहते हैं। अब आप जो कह रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ते दिखाए हैं, बड़े पैमाने पर हमारे लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। आज हमारे लोग विदेशों में जा रहे हैं पढ़ने, विदेशों में जाकर डिग्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ अभी भी सामाजिक गैर बराबरी, जिसको काशीराम साहब ने समझा, और आर्थिक गैर बराबरी बड़े पैमाने में मौजूद। जैसा मैंने कहा कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि शिक्षा पर बहुत जोर देते मैं हैं। वापस आता हूँ, मैं थोड़ा सा सवाल को डिफाइन कर दूं। ठीक, कि शिक्षा पर बहुत, डॉक्टर साहब ने कहा शिक्षित हो, सबसे पहले शिक्षित हो, लड़ो। शिक्षित होने के बाद समाज है जो और ज्यादा कम्प्लेक्स हुआ। जितना शिक्षित हो गया, जितनी डेवलपमेंट हो गई, जातिवादी उतना ज्यादा हो गया, उतनी ज्यादा कास्ट आ गई। नहीं, मैं वापस आता हूँ फिर इस बात पे, मैं उस बात को कंप्लीट करूंगा। मैं उसको यहीं से कनेक्ट कर रहा था आपके सवाल से। जब 1% लोगों पे 40% वेल्थ होगी, यानी कि आर्थिक गैर बराबरी होगी, एक तरफ लोग पे खाने को रोटी नहीं है और एक तरफ लोग जो है दोनों हाथ से लुटा रहे हैं, तो इसका खामियाजा हमारे लोगों को बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ रहा है। देखो, देश में रोजगार नहीं, बाबा साहब ने एजुकेशन लेने का, हमने एजुकेशन ली, लेकिन क्या पढ़ लिख के हमें रोजगार मिल रहा है? तो रोजगार तो नहीं मिल रहा है। वो जो कॉम्प्लेक्स की बात आप कर रहे हैं, हम पे इतिहास है जानने के लिए, लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। कभी हमारे लोग बांटने की बात नहीं करते हैं, हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। क्योंकि जाति हमने नहीं बनाई। जो जिस किताब का आपने जिक्र किया, वो तब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखी जब वो गए संतराम दिए, जात पात तोड़ल मंडल की जो मीटिंग थी, जिसमें उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया, और वहां के अपर कास्ट के स्वर्ण जाति के लोगों ने विरोध कर दिया कि हम डॉक्टर अम्बेडकर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब उन्होंने जो भाषण उनको देना था, उसको उन्होंने किताब के रूप में लिखा, जिसमें कहीं तक एक सार ये भी कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। आज हम लोग उसी काम को कर रहे हैं। जाति बना के बांटने का उन लोगों ने किया जिनको मौर्य काल के जो का हमारा पिछला इतिहास, उससे डर लगता है कि ये लोग शूद्र लोग, वर्ण के लोग यूनाइट ना हो जाए। उन्होंने हमें जातियों में बांटा। हम लोग इन जातियों को फिर से, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जातियां इंसानों में बांटने के लिए बनाई गई हैं, ना कि मैं कम्प्लेक्स इसलिए कह रहा था मैं कि हम देख रहे हैं जो अपर कास्ट करते हैं, वो तो उसका बहुत सारी चीजें आती हैं हमारे सामने। हम ये देख रहे हैं कास्ट का क्वेश्चन इतना ज्यादा कम्प्लेक्स हो गया है कि चाहे वो अनुसूचित जातियां, बहुजन सारे समाज में, जहाँ पछड़े हैं, उनमें भी जो कास्टर्स हैं, यहाँ पर वहाँ अंतरजातीय मैरिज की जब बात आती है, कुछ भी इस तरह की बात आती है, वो भी एक दूसरे में वो कहता है मैं इसमें नहीं करूंगा, ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से छोटा है, वो कह रहा है ये मेरे से बड़ा है, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे छोटा हूँ। ये व्यवस्था अच्छी तो नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये नीचे भी इतनी ज्यादा कम्प्लेक्स हो गई बात। नहीं, बात तो नहीं, इसको और डीपली समझना पड़ेगा। ये अच्छी व्यवस्था नहीं है, और इसको इसलिए ये क्योंकि व्यवस्था के बनाने वालों ने उस समय किया है कि जातीय दम पैदा किया, आपस में जातियों में ऊंच नीच की भावना इसलिए पैदा की, जातियों में टकराव होता रहे। इस पे बड़ा काम आज देखिए। मैं कह रहा हूँ पछड़ों और बहुजनों में भी जितनी जातियां, वो एक दूसरे के प्रति ऐसी सोचती हैं कि हम इसमें शादी नहीं करनी है। वो कहता है अगर इसमें हो गई तो हमारा मान सम्मान सारा ये हो जाएगा। आपको बस एक मिनट सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं। देखो, लंबे समय से चली आ रही है, एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में कोई चीज बना के आपके ऊपर हजारों साल की, एक दिन में नहीं जाएगी। डॉक्टर अम्बेडकर के इतने प्रयास से काफी हद तक परिवर्तन हुआ, मान्यवर काशीराम साहब के इतने प्रयास से काफी हद तक परिवर्तन हुआ, और भी परिवर्तन की जरूरत है। अभी काफी समय लगेगा। एक दिन में जिन लोगों ने हमें अछूत कह के अपने इस व्यवस्था से हमें बाहर कर दिया, सारे अधिकार हमारे चिल्ले, वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया गया, बांटने के लिए बनाया गया, हम इसमें लोगों को समझा के भाईचारा पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स आया नहीं है, ये बनाया गया, और इस पे ये एक षड्यंत्र है। जब चर्चा होती है तो उस पे कहा जाता है कि भाई ये जाति आगे बढ़ गई है, पिछड़ों में से, दलितों में से ये जाति आगे बढ़ गई है, एक तरह का उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। जबकि सच ये है कि अभी जातिगत जनगणना होने दीजिए देश के अंदर, तब असली सच बाहर आएगा, किसकी कितनी आबादी है, उस पर कितने रिसोर्स हैं। अभी तक देश के दलित और पिछड़े वो रोटी के लिए मजबूर है। तो ये जो जिस कॉम्प्लेक्स की बात आप करें, कॉम्प्लेक्स तो बनाया गया है, वो एक षड्यंत्र है। जाति एक ऐसी सीढ़ी है ना, जो जिस जाति में पैदा हो वहीं मरेगा, उसके पास कितना ही ज्ञान हो। मैं ये कह रहा था, ये सवाल मैंने इसलिए कहा कि
डॉक्टर साहब जो बात कह रहे थे, जिन बात तो एक तो वो समाज है जो लगातार शोषण करता आया था, ठीक है, एक जिनका हो रहा था जी, जिनका हो रहा था उनमें भी ये सवाल इतना तीखा है आपस में, हाँ, ये क्यों हुआ? आपको लगता नहीं है कि ये फिर क्या? क्योंकि हमने अपने प्रॉब्लम है? महापुरुषों को नहीं माना, हमने उनकी बातों पे हम लोग नहीं चले। बाबा साहब अम्बेडकर बटी हुई जातियों को वर्ग बना के गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लेकिन अभी भी हम लोग वर्ग नहीं बने। ये बात सच है, निचले लेवल पे बहुत परेशानी है, हम लोग आपस में अंतरजातीय विवाह नहीं कर रहे, लेकिन हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं, हम लोग कर रहे हैं। हमने चीजों को समझा कि पुरानी मूवमेंट में क्या गलती है और दुश्मन क्या चाहता है, जो दुश्मन चाहता है वो हम नहीं करेंगे, लेकिन जिस चीज से हम लोग ताकतवर होंगे वो हम कर रहे हैं, अंतरजातीय विवाह। ऐसा ही पिछड़े वर्ग के लोगों में ये सच है कि बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है, और ये पूरी क्रिएट की हुई कॉन्स्पिरेसी है। तो क्योंकि उन्होंने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा, अगर हमें पढ़ना चाहिए ना पेरे रामास्वामी नायकर को, पेरे लल्ले यादव को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जन्ना कपूर ठाकर को, महामना रामसू वर्मा को, अर्जक संघ को। अर्जक संघ डॉक्टर अंबेडकर को बड़े पैमाने पे फॉलो करता है, वो अंतरजातीय विवाह में विश्वास रखते हैं और वो अंधविश्वास पाखंडवाद के भी खिलाफ। हमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, लेकिन अभी लोग, क्योंकि एक दौड़ लगी हुई है, हम अपने महापुरुषों के जो स्टेटमेंट कोट करते हैं, लोग कुछ नेता करते हैं, कोई एक्टिविस्ट, हम उन्हीं को बोलते रहते हैं। हमने वास्तविकता अपने महापुरुषों के संघर्ष को नहीं पढ़ा। हम अपने महापुरुषों के बारे में 4 बातें जानते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने कितना अन्याय सह के हमें यहाँ तक लाने में काम किया, उस पर हमने स्टडी नहीं की। इसलिए बार बार हमने पाठशाला क्यों चलाई, उसके पीछे एकमात्र रीजन ये था कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, जो यहाँ खड़ी हैं, आज बालिग हो चुकी हैं या थोड़ा सा और आगे बढ़ गई है, 30-40 साल पार कर गई है, उनके अंदर जो चीजें हैं वो उनके अंदर घर कर चुके हैं। जो निचले लेवल पे जो बच्चा तैयार हो रहा है, उसको हम लोग पढ़ा के उसके मन से चीजें दूर कर रहे हैं कि वो समझे। पंजाब से आपका क्या रिश्ता है? पंजाब में एक्सपैंड कर रहे हैं आप? पंजाब में बंदी सिंहों का मसला भी बड़ा चल रहा है अभी, जो जगतार सिंह हवारा तिहाड़ में आप भी रहे हैं, वो भी तिहाड़ में है। जी। कैसे देखते हैं पंजाब को आप, सिखों को, पंजाब को, अपनी पार्टी को वहां पर, और ये जो सारे इशू चल रहे हैं? देखिए, पंजाब एक क्रांति धरा है, पंजाब बल देती। जो प्राइम मिनिस्टर किसी से नहीं हारा, वो पंजाब से, वो किसानों से हारा, और स्पेशली में पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है, हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है, वेस्ट यूपी का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब भी अन्याय हुआ है पंजाब से, उसके खिलाफ जो है ना, उस अन्याय के खिलाफ एक बिगुल बजा है। पंजाब से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। पंजाब में देखो, जरूर नहीं आप सबका समर्थन करें, लेकिन उनके पास अगर कुछ सीखने के लिए हो, चाहे वो कौम की भलाई के लिए हो, जैसे संत जी कहते हैं कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, इसका जमीर मर जाता है वो भी मर जाता है। तो आप अपने जमीर को जिंदा रखें। देखो, मैं समझता हूँ सब में अच्छाई है और सब में बुराई है, हमें अच्छाई लेनी चाहिए। पंजाब में हम अपनी पार्टी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और पंजाब में संगठन है हमारा, लेकिन पंजाब में शायद बड़ी सुर्खियों में हम लोग नहीं रहते, क्योंकि अभी तो एक आदमी को मुश्किल से मीडिया दिखाता है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, मनुवादी मीडिया खूब दिखाता है। आपको दिखाता है? मैं उनका नेतृत्व कर रहा हूँ इसलिए दिखाता है। तो पंजाब में जो बेसिक, क्योंकि वहां जातिवाद में थोड़ा सा इस तरह का जातिवाद नहीं जिस तरह का यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसा इस तरह का, वहां थोड़ी सी पावर शेयरिंग को लेकर लड़ाई, तो इस तरह की समस्या वहां कम है। तो पंथक लोग भी वहां आपके दोस्त होंगे अगर आप जाएंगे वहां? हाँ, मेरी सब जगह दोस्ती, मेरी हर उस व्यक्ति से दोस्ती है जिसके जो अन्याय का सामना कर रहा है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। अलायंस पूछ रहा हूं आपने अलायंस, उसका फैसला पार्टी करती है। आपने कहा जो बंदी हवारा, जो बंदी सिंहों वाला, हाँ, जो बंदी सिंहों का वाला मसला, मैं समझता हूँ इंडियन पीनल कोड ने सजा तय की है, जिसने जो अपराध किया उसके लिए सजा है। अगर हम अपनी कौम की खिदमत के लिए भी, एक कौम के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ते भी हमसे कोई अपराध हो जाता है, मगर वो भी, उसको भी क्राइम माना जाता है, और वो क्राइम भी है, तो उसमें जो जितनी मैक्सिमम सजा है बंदी सिंहों की, वो सजा लगभग पूरी हो चुकी, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी बना के रखी जाए और उनके नाम पे आम सिखों का शोषण किया जाए, इसलिए उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन या उस तरह का वो करके, और ये जो एक कॉन्स्पिरेसी लंबे समय इसको बना के रखा, इसलिए उनको जेल में डाला गया। मेरी ये मांग है सरकार से कि जिनकी सजा पूरी होगी, जिनका जो अपराध और कोर्ट ने जो सजा तय कर दी और उनकी पूरी हो चुकी, तो अब सरकार को उनको रिहा करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती और उनके पक्ष में कोई भी मूवमेंट होती है, तो मैं उसके समर्थन में जाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन होगा। अब जो उनकी फ्रीडम है उसको हम लोग कैद नहीं कर सकते हैं। उस फ्रीडम को अगर कैद करने का काम किया जाएगा, तो मेरे जैसे लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी के साथ भी अन्याय हो रहा हो, चाहे वो कोई हो, चाहे जत्थेदार साहब हो या कोई भी हो,
तो हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए, और ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी। तो जब भी कहीं अन्याय होगा, किसी के साथ भी होगा, चाहे वो ताकतवर हो या कमजोर, तो मैं उस आवाज को उठाऊंगा। आप नास्तिक हैं, नास्तिक हैं आप? अब मैं फिर इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ। देखो, हम शुरू से हमारे यहाँ पे संतों महापुरुषों को पूजा जाता है। नास्तिक खुद को कहना ये बहुत बड़ी वो है। मेरा विश्वास कुदरत में है, मेरा विश्वास लाखों माओ के बहनों के प्यार आशीर्वाद में है, शक्ति पर नहीं है। हाँ, किसी शक्ति पे नहीं। ये कड़वा सत्य है, क्योंकि जो कुछ मिलेगा संघर्ष से मिलेगा। परमात्मा को आप नहीं मानते? मगर मैं जो वो संत गुरु महापुरुष हैं, जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज, उनको मानते हैं। गुरु नानक देव, संत कबीर, उन संतों, गुरु भगवान वाल्मीकि, वो जो संत गुरु महापुरुष है। पर आप परमात्मा को नहीं मानते? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे मानने न मानने की बात नहीं है, मैं जो मानता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। जितने भी धर्म गुरु हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, उन सबको, उनको भी मैं पूजता नहीं हूँ, उनके विचारों को मानते हैं, मानता हूँ, और उन विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का जो भाव, जो विचार, जैसा सतगुरु रविदास जी ने दिया, ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबनु अन्न, और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। जैसे सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, और पुरजा पुरजा कटमरे कभी ना चाड़े खेत। जिनसे आपके अंदर एक तप पैदा होता है, एक विश्वास पैदा होता है, और कुछ कर गुजरने का, गरीबों की, कमजोरों की, शोषितों की मदद, मजलूमों के साथ खड़ने का मौका मिलता है, जो सीख देते हैं, उसको मैं फॉलो करता हूँ। और मेरा विश्वास है कि जब आप ईमानदार से काम करते हैं, तो कुदरत जो दुनिया को चला रही है वो आपकी मदद करती है। डॉक्टर अम्बेडकर, लास्ट सवाल है मेरा। डॉक्टर साहब, जब धर्म परिवर्तन करते हैं, नागपुर में बड़ा सम्मेलन होता है, उसके बाद पूरे देश में एक मूवमेंट चलती है, बहुत सारे लोग बौद्ध हो जाते हैं जी। ये नास्तिकता वाला मसला भी, जो जैसे बुद्ध ना तो ये कहते हैं परमात्मा है, ना ये कहते हैं नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। हाँ, अपो दीपो भव कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनो, मैं ईश्वर नहीं हूँ, और वो कहते हैं ईश्वर नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मूवमेंट थी डॉक्टर साहब की, जो धर्मांतरण वाली थी, जहाँ डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, यहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, मरूंगा यहाँ नहीं, पैदा होना मेरा, पैदा मैं हिंदू मेरे बस में नहीं था, वो मेरे बस में नहीं था, पर मैं मरूंगा हिंदू नहीं। हाँ, एग्री। तो उसके बाद मैं दलित भाईचारे में देखता हूँ, बहुजनों में, जहां भी डॉक्टर साहब के टाइम बहुत बड़ी मूवमेंट चली। अब तो वो उस विचार से ना आगे बढ़ रहे हैं, अब तो वो वैसी जैसे कर्म कांडों में, अनुशासनों में, ऐसा नहीं, सब चीजों में नहीं, ऐसा नहीं। हमें या वो मूवमेंट फैली क्यों नहीं, बड़ी क्यों नहीं हुई? जब एक बड़ा लीडर किस चीज को आगे बढ़ाता है, तो वो तेजी से बढ़ती दिखती है। निचले लेवल पे काम हो रहा है, वो लोग कर रहे हैं, आपको हमें ये समझना चाहिए। मगर अगर अभी हो रहे हैं लोग, हाँ हो रहे हैं, बड़ी चर्चा चल रही है, प्रतिज्ञा ली जा रही, 22 प्रतिज्ञा। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बाबा साहब के धम्म परिवर्तन से पिछले की जिंदगी पे भी हमें चर्चा करनी चाहिए, और कभी फुर्सत मिलेगी तो चर्चा होगी, आपके मंच पे भी होगी। उससे पहले उनका प्रयास था सिक्की में भी, हाँ, सिक्की में ही प्रयास था, उन्होंने लंबे समय तक प्रयास किया, लेकिन उस समय के जो षड्यंत्र उनके खिलाफ है, उस वजह से वो सिक्की एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बेसिकली वो जो गुलामी है, उस गुलामी की बेड़ियों काटना चाहते हैं। आपको लगता है अच्छा होता अगर वो सिख होते? अब बाबा साहब मुझसे ज्यादा समझदार थे, उनके पास मुझसे ज्यादा डिग्रियां थी, उनके पास मुझसे ज्यादा अनुभव था। तो और किस तरह की परिस्थितियों में उन्होंने फैसले लिए, ये बेहतर जो है उनके समकालिक लोग या वही जानते हैं। और फ्यूचर में क्या होगा इस पे ये समय तय करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में जिंदा है, और उनको संविधान को जिंदा रख के हम उनको जिंदा रखेंगे। और जो लोग संविधान के खिलाफ या संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी सचेत रहे। इस बार टकराव उनका भीम आर्मी से। तो आप कह रहे हैं बौद्ध होने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आपने ली है? नहीं, मैंने अभी नहीं ली है। आप लेंगे? ये मैंने कहा ना, बहुत सारी चीजें भविष्य गर्भ में, और अगर समय से पहले कोई भी चीज होती है, जैसे माननीय काशीराम साहब ने कहा कि अकेला काशीराम बुद्धिस्ट बन के क्या करेगा। उन्होंने एक संकल्प भी किया कि बाबा साहब के बौद्ध धर्म की दीक्षा के 50वीं उस पे, जब वो 50वां साल आएगा, यानी कि बाबा साहब 56 में ली तो 2006 में मैं अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा। बहन जी ने भी वो किया था उनके साथ। तो काशीराम साहब उससे पहले चले गए, वो पूरा नहीं हो पाया। तो मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें समय गर्भ में, एक समय आने पे देश में, अब क्योंकि बाबा साहब ने 21वीं सदी हमारी, तो क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, और उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, उनका काम भी सराहनीय है, और जो राजनीतिक मूवमेंट चला उनका भी सराहनीय है। लेकिन सब लोग मिलकर समाज के भले काम करें, तभी समाज में परिवर्तन होगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।